नमस्कार सभी को। मैं शिवराज मीणा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदा सिंधी से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। चलिए चलते हैं और जानते हैं वाक्य के बारे में। तो सबसे पहले हम भाषा की इकाई की बात करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे आपने बचपन में पढ़े होंगे 12 खड़ी, क ख ग घ अंग। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अ ई क ख च स त ट। ये सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इन्हें हम वर्ण कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल जाते हैं और एक सार्थक अर्थ देते हैं तब उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कमल, चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। कमल, 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बना कमल, इसे हम शब्द कहते हैं। जैसे एक और शब्द लिखा है यहाँ पर सूर्य, तो ये शब्द है। अब आगे देखते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है बालक मैदान में दौड़ रहा है। बालक एक शब्द है, मैदान एक शब्द है, दौड़ना एक शब्द है, रहा है एक शब्द है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। आगे देखें आप, वर्ण मैंने कहा सबसे छोटी इकाई भाषा की। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य की परिभाषा भी हम जानेंगे। तो वाक्य की परिभाषा हम बहुत ही संक्षिप्त में समझ लेते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। ये वाक्य हैं। 2 शब्द देखिए आप इस परिभाषा में, सार्थक और व्यवस्थित। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, यहाँ पर अलग अलग शब्द है लेकिन एक व्यवस्थित क्रम में रखे हुए और एक अर्थ देते हैं सार्थक, इसलिए इसे वाक्य कहते हैं। वैसे ही बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वाक्य में क्या आवश्यक बिंदु होते हैं। वाक्य की रचना पदों के योग से होती है। देखिए, पदों और कोष्ठक में लिखा है शब्द। आप जान लीजिए पद और शब्द में क्या अंतर होता है। मैंने पहले कहा वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे क म ल, वर्ण से मिलकर एक शब्द बना था कमल। और मैं कहता हूँ एक वाक्य, कमल कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ पर जब हम वाक्य में कमल शब्द को रख देते हैं तो वो एक पद बन जाता है। जैसे आप ऊपर वाले उदाहरण में देखिए, श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। कृष्ण, धर्म, स्थापना, ये शब्द हैं। और जब कृष्ण को अलग से मैं यहाँ लिख दूँ तो ये शब्द है, लेकिन जब मैं इसको वाक्य में रख दूँ तो ये पद कहलाने लग जाता है। यानी सीधी सी परिभाषा है, जब शब्द को पद वाक्य में प्रयोग करते तो वो पद कहलाता है। आगे है वाक्य के गुण। एक अच्छे वाक्य में या वाक्य में क्या क्या गुण होते हैं। तो वाक्य में सार्थकता होती है, योग्यता होती है, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय, यानी ये 5 वाक्य के गुण हैं। वाक्य के गुण एक बार और सुन लीजिए, सार्थकता, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय। वाक्य में ये 5 गुण होते हैं। आगे है वाक्य के घटक। देखिए, वाक्य निर्माण में वाक्य घटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वाक्य के 2 घटक होते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से 2 ही घटक होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। मैं आपको और बता दूं, वाक्य के घटक, वाक्य के अवयव, वाक्य के अंग, तीनों एक ही चीज़ होती है। यानी उद्देश्य और विधेय को ही वाक्य घटक कहते हैं, उद्देश्य विधेय को ही वाक्य अवयव कहते हैं।
और उद्देश्य विधेय को ही वाक्य के अंग कहते हैं। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाते हैं। विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय है। सामान्य से समझ में आ रहा है। उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी विशेष तौर से कर्ता, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। एक तरह से अगर शॉर्ट में देखें तो क्रिया। आगे और विस्तार से समझते हैं इसको। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखिए इसको। सुमन अध्यापिका है। इस वाक्य में सुमन वाक्य का उद्देश्य है, अध्यापिका है ये वाक्य का विधेय है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे उद्देश्य है और जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय, मैदान में खेल रहे हैं। आगे देखिए, एक लंबा वाक्य है। छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस वाक्य का जो कर्ता है वो लड़के, और इसका इतना छात्रावास में रहने वाले सभी, ये वास्तविकता में उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सारा उद्देश्य है, और जो इसके बारे में कहा गया है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा विधेय है। आगे और उदाहरण देखिए। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र, ये यहाँ पर उद्देश्य है, और दशरथ पुत्र राम, यहाँ तक पूरा उद्देश्य है, और इसके बारे में जो कहा रावण को मारा वो विधेय है। आगे एक उदाहरण है। नौकर खाना बना रहा है। नौकर उद्देश्य है, खाना बना रहा है विधेय है। आगे देखते हैं हम उद्देश्य का विस्तार क्या होता है। ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ, देख लीजिए आप फिर। परिश्रमी छात्र उत्तीर्ण होता है। यहाँ पर परिश्रमी छात्र पूरा उद्देश्य है, कर्ता छात्र है, और कर्ता का विस्तार किया है परिश्रमी, यानी छात्र की एक तरह से विशेषता बता रहा है। परिश्रमी विशेषण है, तो ये कर्ता का विस्तार कहलाता है। तो ऐसे परिश्रमी छात्र पूरा उद्देश्य है, लेकिन परिश्रमी यहाँ उद्देश्य का विस्तार कहलाता है, और बचा हुआ विधेय यानी उत्तीर्ण होता है। विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। विद्यालय के बच्चे पूरा उद्देश्य है, विद्यालय के उद्देश्य का विस्तार करना है। मैदान में खेल रहे हैं विधेय। विधेय का विस्तार देख लीजिए ऐसे ही। राम धीरे धीरे गाता है। राम उद्देश्य है, धीरे धीरे गाता है पूरा विधेय है, और क्रिया है यहाँ पर गाता। मैं पहले भी कह चुका, गाता यहाँ क्रिया है। हमने पहले जब विधेय के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि विधेय मुख्य रूप से क्रिया है, और ये धीरे धीरे इसका क्रिया का विस्तार है। यानी कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे विधेय का विस्तार है और गाता है विधेय, और ऐसे सम्मिलित रूप में कहें तो धीरे धीरे गाता है सारा विधेय है। अगला उदाहरण, किसान सरसों की फसल हमेशा सींचता है। किसान यहाँ पर उद्देश्य है, सरसों की फसल हमेशा सींचता है सारा विधेय है। सींचता है मुख्य क्रिया है, इसलिए इसे हम विधेय कह सकते हैं, और सरसों की फसल हमेशा, ये सब विधेय का विस्तार कहलाता है। आगे देखिए, वाक्य भेद। हमारा मुख्य टॉपिक ही है वाक्य भेद। वाक्य दो तरीके से वाक्य भेद किए गए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद देखिए कौन कौन से हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये पूरे 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बता दूँ। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य
और संयुक्त वाक्य। लेकिन आज हम सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ही विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। इनको प्रत्येक एक एक करके हम परिभाषित करके इनको पढ़ेंगे। आगे देखिए, सबसे पहले है हमारा विधानवाचक वाक्य। सामान्य कथन या जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध हो और ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता हो, उन्हें विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य कथन या कोई भी कार्य होने का बोध, विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, बारिश हो रही, एक सामान्य कथन है, बारिश हो रही, तो ये विधानवाचक वाक्य है। एक उदाहरण और देखिए, बच्चा दौड़ रहा है, सामान्य कथन, विधानवाचक वाक्य। अन्य उदाहरण देखिए, सूर्य गर्मी देता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत हमारा देश है, विधानवाचक वाक्य। अगला देखते हैं, अगला है हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्राय न, नहीं या मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल बात है, जिन वाक्यों में किसी के कार्य का नहीं होना या निषेध होना पाया जाता है, निषेधवाचक है, सीधा सीधा नहीं आता है। उदाहरण देखिए आप, मनोज कल गांव नहीं गया, नहीं आ गया, तो निषेधवाचक वाक्य। और उदाहरण देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, निषेधवाचक, मना कर दिया। मैंने खाना नहीं खाया, वो आज बाजार नहीं गया, निषेधवाचक। अगला वाक्य देखते हैं, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत सरल है, आप आराम से समझ गए होंगे बिना परिभाषा के। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या, कहाँ, कैसे, कौन आदि इनसे प्रश्न करते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एक और विशेषता इसकी यह है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। देखिए उदाहरण आप, क्या वो आगरा जा रहा है, आपको किससे मिलना है, प्रश्नवाचक वाक्य, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, बहुत सरल है। अन्य उदाहरण दिए हैं, तुम कैसे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आपको हिंदी भाषा आती है। और उदाहरण देखिए, अगला वाक्य देखिए, अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, निर्देश, अनुमति आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिसमें आज्ञा या निर्देश दिया जाता है, वो आज्ञावाचक वाक्य है। सीधी सी बात है, आप कक्षा में बहुत सी बार आपको जो सर है, आपके टीचर है, वो आपको आज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, चुप रहो, चित्र देखकर ही आप समझ गए, चुप रहो, एक आदेश दिया जा रहा है, ये आज्ञावाचक वाक्य। और देखिए उदाहरण, ये पाठ तुम सब पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है, पाठ पढ़ने की, आज्ञावाचक है। अन्य उदाहरण है, कृपया शांति बनाए रखें, तुम वहाँ जाओ, तुम पानी लाओ, ये सब आज्ञावाचक के उदाहरण हैं। आगे इच्छावाचक वाक्य, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। परिभाषा देखिए आप, जिन वाक्यों में वक्ता की किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, भगवान करे तुम पास हो जाओ, यहाँ इच्छा व्यक्त की गई, इच्छावाचक वाक्य। और उदाहरण देखिए इसमें, नव वर्ष मंगलमय हो। और अन्य उदाहरण देखिए, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, दूधो ना हो पूतो फलो, सबका कल्याण हो, सब इच्छावाचक वाक्य। अगला वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, जहाँ संदेह हो, संदेहवाचक वाक्य। परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिल्ली पहुंच जाए, संभवतः ट्रेन शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाए, शायद आज बरसात हो जाए, शायद 3 तारीख से लॉकडाउन खुल जाए, ये सब संदेहवाचक वाक्य है। और उदाहरण देखिए आप इसमें, संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, शायद वह मान जाए। अगला वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में भय, घृणा, हर्ष, शोक, दुख, खेद, कष्ट, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं।
जैसे चित्र देखकर आप समझ रहे होंगे, हुर्रे मैच जीत गए, बल्ले हम जीत गए, हर्ष का बोध हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है, विस्मयादि बोधक है। वाह क्या सुंदर तितलियाँ हैं, विस्मयादि बोधक है। इसकी एक और पहचान है, इन विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। ये देखिए आप, हुर्रे के बाद निशान लगा हुआ है, पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदु, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो ये बहुत सरल है, आप पहचान सकते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, उफ कितनी गर्मी है, अरे तुम पास हो गए, आहा कितना सुंदर उपवन। अगला वाक्य देखिए, 8 प्रकार है, ये अंतिम है। संकेतवाचक वाक्य, जब वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार और समझिए, जब वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण, समझ में आएगा अभी आसानी से। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। परिश्रम करना पहली क्रिया है, उसके ऊपर निर्भर है सफल होना। परिभाषा देखिए, पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ऐसे भी कह सकते संकेतवाचक वाक्य। और उदाहरण देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखिए वर्षा होना एक क्रिया, उस पर निर्भर है अच्छी फसल का होना, दूसरी क्रिया उस पर निर्भर। अगर राम आ जाता तो मेरा काम हो जाता। यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली अवश्य जाएंगे। ये आपके 8 अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हो गए। एक बार हम इसका पुनरावृत्ति अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉलम में वाक्य भेद लिखे हैं, दूसरे में आपके पहचान के लिए, और तीसरे में उदाहरण। अभी बड़ी सरलता से ये समझ में आ जाएंगे सारे। पुनरावृत्ति देखिए सूत्र। विधानवाचक वाक्य, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात। विधानवाचक वाक्य, जैसे उदाहरण देखिए, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। बहुत सरल। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य, पहचान देखिए, इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। देखिए यहाँ पर विधानवाचक कोई निषेधवाचक मतलब, मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है, नहीं आ गया। अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध है। उदाहरण देखिए, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है। आज्ञावाचक वाक्य, इनमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। उदाहरण देखिए, मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, मनीषा तुम पढ़ाई करो। अगला है इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद आदि व्यक्त होता है। उदाहरण देखिए, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती, काश मनीषा 10वीं में पास हो जाए, इच्छा है, इच्छावाचक। संदेहवाचक, इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है। देखिए उदाहरण, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, एक अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह किया जा रहा है, शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती है। उदाहरण। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक वाक्य, पहचान, इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, धिक् आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। अरे मनीषा 10वीं में पढ़ती है, अरे मनीषा पास हो गई। ये उदाहरण है विस्मयादि बोधक। अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में एक का काम होना दूसरे पर निर्भर करता है। देखिए उदाहरण, यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं पढ़े। पहली क्रिया अनुमति मिलना, उस पर निर्भर है पढ़ना। तो ये पूरे मैंने आपको 8 प्रकार के वाक्य भेद पहचान के साथ, उदाहरण के साथ आपको समझा दिया। अब है मूल्यांकन की बात। तो यहाँ पर मैं कुछ मूल्यांकन के लिए प्रश्न आपको दे रहा हूँ। आप ये स्वयं पढ़कर और करके देखेंगे और अपना स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। आप ये स्वयं करके देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए। आप ये स्वयं मूल्यांकन अपना करें। धन्यवाद। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।